नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। और जल्दी से सारे लोग आ जाइए, फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे। और सीटेट के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इस क्लास को हम लोग करने वाले हैं। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट 2025-26 के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ये क्लास हम लोग करेंगे। और ये जो क्लास है पूरी तरीके से एनसीईआरटी बेस्ड होने वाली है। और इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर में जो सीटेट में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम लोग करने वाले हैं, उनको हम लोग देखने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सीटेट में 50 से 60% तक क्वेश्चंस जो हैं वो प्रीवियस ईयर से ही पूछे जाते हैं। तो अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ देते हैं ना, तो पासिंग मार्क तक तो आप जो है यहीं से कर सकते हो। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे तो 60% जनरल कैटेगरी में, अगर हम लोग बात करेंगे तो 60% मार्क्स मतलब कि 90 नंबर्स आपको लाना होता है पास होने के लिए जनरल कैटेगरी को। ठीक है, 150 में 90 नंबर आपको जनरल कैटेगरी वालों को लाना होता है पास होने के लिए। और अगर आप अच्छे से ढंग से सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और एनसीईआरटी का अध्ययन कर लेते हो, एनसीईआरटी पढ़ लेते हो और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को अगर आप अच्छे से देख लेते हो, तो फिर 60% मार्क्स तो आपके यहीं से आ जाएंगे। ठीक है, मतलब कि पास तो आप यहीं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से हो जाओगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो कि आपसे सीटेट के एग्जाम में पूछे गए हैं। और ये जो क्लास होने वाली है ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो ये बहुत ही बड़ी चीज़ है। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास को। और उससे पहले निवेदन करूंगा कि जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि बाकी साथियों तक ये सेशन पहुंच सके। और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लिए, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहा करे। ठीक है, तो आज की जो क्लास होने वाली है तो वो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की होने वाली है, सीडीपी की होने वाली, चाइल्ड डेवलपमेंट या फिर कहें चाइल्ड साइकोलॉजी, बाल मनोविज्ञान की ये क्लास होने वाली है। 30 क्वेश्चंस हम लोग प्रीवियस ईयर में पूछे गए, जो टॉप 30 क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है, आप लोग ठीक है सभी प्रश्नों को देखिएगा और लास्ट में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने ठीक है 30 प्रश्नों में कितने प्रश्नों का सही आंसर किया है। ठीक है, तो हम लोग टॉप 30 क्वेश्चंस करने वाले हैं। ऐसे प्रश्न करेंगे जो पहले ठीक है जो पहले सीटेट के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ऐसे टॉप 30 क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर करेंगे और आप लोग लास्ट में मुझे बताइएगा कि आपका स्कोर क्या रहा है ना, उससे एक अंदाजा लग जाएगा कि आप सीटेट के एग्जाम को लेकर के कितना तैयार हैं। ठीक, चलिए तो पहले प्रश्न के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है, आपसे कह रहा है शिक्षार्थियों में बहुत विभिन्नताएं होती हैं, इनमें से किसके या फिर किनके लिए शिक्षक को संवेदनशील होने की आवश्यकता है। ठीक है, तो शिक्षार्थियों में देखिए यहाँ पर पहली लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे क्या कह रहा है, शिक्षार्थियों में बहुत सारी विभिन्नताएं होती हैं। ठीक है, अब वो बहुत सारे स्तर पर हो सकती है, हो सकता है कोई ठीक है बुद्धि लब्धि के स्तर पर हो सकता है, ठीक है, या फिर फिजिकल अपीयरेंस के आधार पर हो सकता है। बहुत सारे आधारों पर बहुत सारी विभिन्नताएं हो सकती हैं। तो शिक्षक को किसके प्रति संवेदनशील रहने की जरूरत है, संज्ञानात्मक क्षमताओं और सीखने के स्तरों पर आधारित भिन्नताओं के आधार पर, भाषा, जाति, लिंग, धर्म, समुदाय की विविधता पर आधारित भिन्नताओं के आधार पर, दिए गए कोड के आधार पर आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो संज्ञानात्मक क्षमताओं और सीखने के स्तरों पर आधारित विभिन्नताओं पर एक जो शिक्षक होता है उसको संवेदनशील रहने की जरूरत है, क्योंकि हर बच्चा जो है उसकी अपनी अपनी विभिन्नता है। किसी की सीखने की जो क्षमता है बहुत अच्छी है, किसी की थोड़ा मंद है, किसी की बहुत मंद है, या फिर जो सीखने का जो लेवल है या फिर सीखने के जो तरीके वो भी लोगों में अलग अलग है। ठीक है, तो हमको सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, साथ ही साथ आपको जो बालक है उसमें जो भाषा है, ठीक है, जो उसकी जाति है, लिंग है, धर्म है, समुदाय है, उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा, उनकी विविधताओं का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हमें बच्चों को कुछ सिखाना है तो हमें बच्चे की भाषा, मान लीजिए बच्चा जो है वो हिंदी भाषी क्षेत्र से आता है और आपको अंग्रेजी आती है, आप अंग्रेजी में समझा रहे हैं जबकि बच्चा हिंदी भाषी क्षेत्र से है, तो फिर क्या होगा, तो फिर चीज़ें उसको समझ में नहीं आएगी। तो हमें उसकी भाषा हो गई, जाति हो गई, या फिर लिंग हो गया, या फिर धर्म हो गया, समुदाय हो गया, तो इन सब की विविधताओं को भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये दोनों ही विकल्प आपके सही हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 2। ठीक है, 1 और 2 दोनों सही है। ठीक, चलिए दूसरे प्रश्न की बात करेंगे। केवल कागज पेंसिल जांचों के द्वारा आकलन क्या होगा, समग्र मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है, निरंतर मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है, सकल आकलन को बढ़ावा देता है, या फिर आकलन को सीमित कर देता है। ठीक है, तो ये हम लोग प्रीवियस ईयर में सीटेट के एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को कर रहे हैं। ठीक है,
तो आप लोग अच्छे से ये इसका आंसर देते चलिए और लास्ट में मुझे बताइएगा कि टॉप 30 में आपका स्कोर क्या रहा है। तो उसी हिसाब से एक आकलन लग जाएगा, एक जो है आकलन हो पाएगा, अंदाजा लग पाएगा कि आपका सीटेट के एग्जाम को लेकर के आपकी तैयारी कैसी चल रही है। ठीक है, तो कागज पेंसिल जो टेस्ट होता है, पेपर पेंसिल टेस्ट जो होता है, ये क्या करता है, तो ये आकलन को सीमित कर देता है। क्यों? क्योंकि देखो बच्चों में बहुत सारी विभिन्नताएं होती हैं। ठीक है, बच्चों में बहुत सारी विभिन्नताएं होती हैं, हर स्तर पर उनमें विभिन्नता देखने को मिलती है। और जब उनमें इतनी सारी विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं तो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ पेपर पेंसिल टेस्ट से आप उनके आकलन को नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उनका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। कहीं ना कहीं ये क्या करेगा, आकलन को सीमित कर देगा। ठीक है, केवल पेपर पेंसिल टेस्ट से उनका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है, इस बात को याद रखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विकल्प संख्या 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आकलन को ये सीमित कर देता है। तीसरे प्रश्न का आंसर करेंगे, माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में शिक्षिकाओं के पास एक बधिर बच्चा है, उसके लिए महत्वपूर्ण है क्या। मान लीजिए आप एक टीचर हैं और आपकी क्लास में एक मूक बधिर बच्चा, मूक बधिर का मतलब क्या है, एक ऐसा बच्चा जो बोल नहीं सकता है, जो सुन नहीं सकता है, एक ऐसा बच्चा है। तो फिर आपको क्या करना चाहिए, उसके प्रति संकेत करें जिससे वह बच्चा बार बार भी नहीं कर पा रहा है। बच्चे को डांट फटकार कर उसे अलग बैठा दिया जाए ताकि वह बधिर केंद्र में प्रवेश कर ले। विद्यालय सलाहकार से आग्रह करें कि वह बच्चे के अभिभावकों से बात करे तथा बच्चे को विद्यालय से हटाने के लिए कहे। वह बच्चे को उस स्थान पर बैठाए जहां से वह शिक्षिका के होठ तथा चेहरे के भाव को स्पष्ट रूप से देख सके। तो बताइएगा क्या हो जाएगा। तो एक बात आप याद रखिएगा, जब आप सीटेट के एग्जाम को देने वाले हैं तो आप एक बात हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, आपको बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना, और टाइम मैनेजमेंट आप कैसे करोगे, तो आपको जब बड़े बड़े विकल्प देखने को मिलेंगे ना, तो आप देखिएगा अगर किसी विकल्प में ये दिया रहे कि हम बच्चे को डांटेंगे फटकारेंगे, हम उसको डांट देंगे, ठीक है, डांट देंगे या फिर उसको फटकार लगाएंगे, अगर ये किसी ऑप्शन में है तो फिर समझिएगा वो ऑप्शन गलत है, उसको बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसे आप क्या करेंगे, ऐसे आप समय बचा पाएंगे। ठीक है, बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट रहेंगे और आप उनको जब पूरे स्टेटमेंट को पढ़ते हैं ना तो उसमें बहुत समय जाता है। लास्ट में क्या होता है, लास्ट में ये होता है, पहली बार जो सीटेट का पेपर देते हैं, दूसरी बार जो सीटेट का पेपर देते हैं, तो उनके साथ अक्सर ये समस्या देखने को मिलती है कि उनको टाइम कम पड़ गया। ठीक है, उनको टाइम कम पड़ गया, लास्ट में क्या करते हैं वो जबरदस्ती जो है जल्दी जल्दी, ठीक है, जो है ऑप्शंस को रंग कर चले आते हैं। तो यहाँ पर आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। टाइम मैनेजमेंट कैसे करोगे, कि आपको देखना है किसी ऑप्शन में अगर डांट फटकार है कि हम बच्चे को डांट देंगे फटकार देंगे, तो वो समझिएगा ऑप्शन गलत है, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि अगर किसी विकल्प में ये दिया गया है कि हम बच्चे को क्या कर देंगे, अलग बैठा देंगे, ठीक है, अलग बैठा देंगे, या उसे क्या कर देंगे, उसे बाहर निकाल देंगे, ठीक है, अलग बैठा देंगे, बाहर निकाल देंगे, या इस तरीके का कोई ऑप्शन है, तो फिर वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तीसरी चीज आपको याद रखना है, अगर किसी विकल्प में नकारात्मकता देखने को मिल रही है, ठीक है, क्या हो रहा है, किसी विकल्प में नकारात्मकता, निगेटिविटी अगर आपको देखने को मिल रही है तो फिर समझिएगा वो विकल्प गलत है। आपको बच्चे को कभी भी नकारात्मकता की तरफ नहीं ले आना है, उसमें निगेटिविटी नहीं उत्पन्न करनी है। याद रखिएगा, आपको हमेशा बच्चे को क्या करना है, प्रोत्साहित करना है। ठीक है, क्या करना है, प्रोत्साहित करना है। तो अगर आपसे कहीं पर किसी विकल्प में ये रहे कि बच्चे को हतोत्साहित कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, हतोत्साहित कर रहे हैं, अगर कहीं किसी विकल्प में है तो ये विकल्प भी क्या होगा, गलत होगा। तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करें, यहाँ पर आप देखिए जैसे विकल्प संख्या 2 में क्या है, बच्चे को डांट फटकार कर उसे अलग, ठीक है, डांट फटकार भी रहे हैं और उसे अलग बैठा रहे हैं, तो क्या ये विकल्प सही होगा, तो ये विकल्प गलत हो जाएगा। तब इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या करें, विद्यालय सलाहकार से आग्रह करें कि वह बच्चे के अभिभावक से बात करे और बच्चे को विद्यालय से हटाने के लिए कहें। तो विद्यालय से हटाने की बात हो रही है, अलग करने की बात हो रही है, बाहर निकालने की बात हो रही है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो बहुत सोचने की जरूरत नहीं है। अब बचा आपके पास विकल्प 1 और विकल्प 4। विकल्प 1 कह रहा है उसके प्रति संकेत करें जिससे वह बच्चा बार बार भी नहीं कर पा रहा है। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, वह बच्चे को उस स्थान पर बैठाए जहां से वह शिक्षिका के होठ तथा चेहरे को स्पष्ट रूप से देख सके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विकल्प संख्या 4 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए, एक मूक बधिर बच्चा, और मूक बधिर बच्चा जो है वो क्या करेगा, तो वो बोल नहीं सकता है, सुन नहीं सकता है। तो ऐसे में क्या होगा कि जो शिक्षिका है, ठीक है, शिक्षिका को चाहिए कि वो बालक को उसके अपने सामने बैठाए जहां से वो बच्चा उस शिक्षिका को अच्छे से देख सके। अच्छे से देख पाएगा तो वो क्या करेगा, तो वो लिप रीडिंग कर पाएगा, ठीक है, होठ पढ़ पाएगा।
और क्या करेगा, और चेहरे के हाव भाव को देख करके बातों को समझ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए जरूरी क्या है कि ऐसी जगह पर उस बच्चे को बैठाया जाए जहां से वो शिक्षिका को स्पष्ट रूप से देख सके। तो ये चौथा विकल्प एकदम सही होगा। ठीक है, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। एक शिक्षक समाज के वंचित वर्ग के बच्चे की आवश्यकताओं को प्रभावपूर्ण तरीके से कैसे पूरा किया जा सकता है, बताइएगा। तो वंचित वर्ग का कोई बच्चा है, ठीक है, वंचित वर्ग का कोई बच्चा है, तो उसकी आवश्यकताओं को किस प्रकार से पूरा किया जा सकता है? उसे कक्षा कक्ष में अलग स्थान पर बैठाकर। अब देखो, अलग स्थान पर बैठाकर आ गया ना, बताओ ये विकल्प सही होगा? नहीं होगा। तो फिर यहाँ पर बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अन्य बच्चों को वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों के प्रति सहानुभूति पूर्ण व्यवहार करने के लिए कहकर कक्षा कक्ष के प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अनुसार अपना शिक्षण कौशल अपनाकर, या फिर उनकी पृष्ठभूमि की उपेक्षा उपेक्षा जहां पर आ जाए तो ध्यान रखिएगा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको बच्चे की कभी भी उपेक्षा नहीं करना है, उसको नजरअंदाज नहीं करना है, उसके अंदर हीन भावना को नहीं लाना है, उसके अंदर नकारात्मकता को नहीं लाना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ये विकल्प भी गलत हो जाएगा। ठीक है, अब दो विकल्प गलत हो गए। अब यहाँ पर क्या कह रहा है? तो यहाँ पर कह रहा है अन्य बच्चों को वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों के प्रति सहानुभूति व्यवहार करने के लिए कहकर, या फिर कक्षा कक्ष के प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अनुसार अपना शिक्षण कौशल अपनाकर। यहाँ पर तीसरा विकल्प बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको पता है कि आपकी कक्षा में जो बच्चे हैं, तो उन बच्चों में अलग अलग विभिन्नताएं हैं। ठीक है, तो हमको क्या करना होगा? हमको बच्चे की आवश्यकता अनुसार अपने शिक्षण कौशल का प्रयोग करना होगा। जिस बच्चे को जैसी आवश्यकता हो उसके अनुसार हमें वैसे ही टीचिंग स्किल्स का यूज करना होगा, शिक्षण कौशल का यूज करना होगा। ठीक है, मान लीजिए कोई वीआई बच्चा है, विजुअली इंपेयर्ड बच्चा है, कोई बच्चा देख नहीं सकता है, तो फिर हम उसको क्या करेंगे? उसको टेक्टाइल फॉर्म में, ठीक है, चीजों को स्पर्श करा करके उसको बताएंगे। अगर मान लीजिए कोई हियरिंग इंपेयर्ड बच्चा है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? हियरिंग इंपेयर्ड बच्चा है तो फिर उसके लिए उसको हम आगे बैठाएंगे ताकि वो शिक्षिका को या शिक्षक को देख सके, उनके हाव भाव को, उनके संकेतों को, ठीक है, देख सके, उसको देख करके समझ सके। तो हमें बच्चों की आवश्यकता अनुसार अपने टीचिंग स्किल्स का यूज करना है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। अधिगम नियोग्यता वाले बच्चे कुछ भी नहीं सीख सकते हैं। ये तो निगेटिव विचार हो गया कि कुछ भी सीख ही नहीं सकते, कुछ भी कर ही नहीं सकते। आपको मैंने पहले ही बताया, निगेटिविटी, नकारात्मकता को नकारना है, वो ऑप्शन कभी सही नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया। दूसरा क्या कह रहा है? अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं। तीसरा क्या कह रहा है? बहुत सक्रिय होते हैं लेकिन उनकी बुद्धि लब्धि कम होती है। चौथा कह रहा है बहुत बुद्धिमान तथा परिपक्व होते हैं। क्या हो जाएगा? अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे, ऐसे बच्चे जिनको लर्निंग को लेकर के कुछ दिक्कत है, ठीक है, जिनको अधिगम करने में कुछ दिक्कत हो रही है, ऐसे बच्चे क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करिए। ऐसे बच्चे के संदर्भ में आपसे पूछा जा रहा है तो बताएंगे क्या हो जाएगा? तो अधिगम निर्योग्यता वाले जो बच्चे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? तो ये याद रखिएगा, अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं। ठीक है, दूसरा विकल्प यहाँ पर पांचवें प्रश्न का ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूसरा विकल्प बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जैसे आप मान लीजिए कोई भी बच्चा है, ठीक है, आप चाहे वो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा हो, विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा हो, या फिर एमआर का बच्चा हो, या फिर कोई बच्चा हो, ठीक है, तो अगर उसमें कोई दिक्कत है तो फिर क्या करेगा? वो अधिगम तो करेगा लेकिन कुछ पक्षों से उसको क्या करना होगा? संघर्ष भी करना होगा। ठीक है, याद रखिएगा, जैसे हम लोग भी संघर्ष ही कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हम लोग भी संघर्ष कर रहे थे, पता चला हम लोग का जीके जीएस बहुत अच्छा है, तो फिर हम लोग की क्या है? तो हम लोग की मैथ्स कमजोर है, तो मैथ्स और साइंस को लेकर के हम परेशान है। हमारा मैथ्स और साइंस बहुत अच्छा है, तो फिर हम क्या कर रहे हैं? तो फिर हम जीके जीएस को लेकर के जो है, जीके जीएस को लेकर के परेशान है, जीके जीएस को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं। जीके जीएस और मैथ्स दोनों बहुत अच्छा है, तो फिर हम सीडीपी को लेकर के जो है संघर्ष कर रहे हैं। ठीक है, अब मान लीजिए ये भी सारी चीजें सही हैं, तो फिर क्या हो रहा है? तो फिर हम कॉम्बिनेशन को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं तो हम लोग एक पक्ष से संघर्ष करते ही रहते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न का आंसर करिएगा। शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। कैसे करेगा? बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी उत्पन्न करनी है, सृजनात्मकता को उत्पन्न करना है, सृजनात्मक विचारों को प्रोत्साहित करना है, तो फिर कैसे करेंगे? उन्हें उत्तर कंठस्थ करने के लिए कहकर। अच्छा, अब एक बात और समझिएगा, अगर किसी का ऑप्शन में आपको ये देखने को मिले कि रटना है, ठीक है, क्या करना है? बच्चे को रटाना है। अगर किसी ऑप्शन में आपको ये देखने को मिले कि बच्चे को हमें चीजों को रटाना है, तो ध्यान रखिएगा वो ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ठीक है, हमें बच्चे को कभी भी रटाना नहीं है, बल्कि क्या करना? बल्कि उसके अंदर समझ को विकसित करना है, कॉन्सेप्ट को विकसित करना है। तो किसी भी ऑप्शन में अगर आपको रटाना देखने को मिल जाए, ठीक है, रटाना देखने को मिल जाए, तो समझिएगा वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है? उन्हें उत्तर कंठस्थ करने के लिए क्या कर, एकदम भैया कंठस्थ कर लो, मुंहजबानी याद कर लो, ठीक है, रट डालो, तो ये क्या हो जाएगा? तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, उन्हें प्रत्यास्मरण आधारित प्रश्न पूछकर, मतलब ऐसे प्रश्न पूछकर जो पहले से वो जानते हैं, तो जो पहले से जानते हैं वही प्रश्न हम फिर से उनसे पूछेंगे, तो उसमें नए विचारों का
कोई भी नए विचारों की उत्पत्ति नहीं होगी, सृजनात्मकता नहीं होगी। ठीक है, जो चीज पहले से जान रहे वही चीज हम उनसे फिर से पूछेंगे तो उसमें नया ज्ञान उनको क्या प्राप्त होगा। उन्हें बहुविकल्पीय प्रश्न देकर तो ये भी गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उन्हें समस्या समाधान, ठीक है, उन्हें समस्या समाधान के विभिन्न तरीकों से सोचने के लिए कहकर, ठीक है, उन्हें समस्या समाधान के विभिन्न तरीकों से सोचने के लिए कहकर हम उनके अंदर सृजनात्मकता के विचारों को प्रोत्साहित करते हैं। ठीक है, उन्हें कोई प्रॉब्लम दे दे और उन्हें अलग अलग तरीकों से उसका निराकरण करने, उसका समाधान करने के लिए उनसे कहकर उनको प्रोत्साहित कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर चौथा विकल्प जो है ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न का आंसर करिएगा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से व्यवहार करने के लिए निम्नलिखित दार्शनिक दृष्टिकोण में से किसका अनुसरण करना चाहिए। मान लीजिए आपके विद्यालय में विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, तो आपको उनके साथ किस तरीके का व्यवहार करना चाहिए। उन्हें पृथक करके उनकी शिक्षा, आप देखो यहाँ पर पृथक करके आ गया ना, पृथक करने का मतलब उनको अलग करना है। अलग करना अगर ऑप्शन में आ गया तो फिर ये ऑप्शन गलत है। फिर इतना लंबा चौड़ा आपको ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इतना लंबा चौड़ा ऑप्शन आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आप समय बचा सकते हो। ठीक है, अगर आपको स्टार्टिंग में ही दिख गया कि उनको पृथक करके उनकी शिक्षा किसी भिन्न शैक्षिक संस्थानों में होनी चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। उनको अलग नहीं करना है, उन्हें केवल व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, तो केवल व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाए। ठीक है, और कोई शिक्षा न दी जाए तो ये भी गलत हो जाएगा। उन्हें किसी प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता ही नहीं, उन्हें तो पढ़ाना ही नहीं चाहिए, उन्हें किसी प्रकार की शिक्षा ही नहीं देनी चाहिए, तो नकारात्मक विचार हो गया। नकारात्मक विचार आएगा तो फिर क्या हो जाएगा, निगेटिविटी की बात होगी, तो फिर क्या होगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन बचा, यही हमारा सही हो जाएगा। उन्हें क्या करना है, उन्हें समावेशी शिक्षा देनी है, उन्हें अन्य बच्चों के साथ, उन्हें सामान्य सब बच्चों के साथ बैठाना है और उनके साथ नियमित रूप से विद्यालय में क्या करना है, उनको पढ़ाना है। ठीक है, क्या करना है, तो हमें समावेशी शिक्षा देनी है, अन्य बच्चों, सामान्य बच्चों के साथ उन्हें बैठाना है और नियमित रूप से विद्यालय में उनको अध्ययन कराना है। तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तीसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय क्या है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो जो लर्नर्स है, जो शिक्षार्थी है, ठीक है, जो छात्र है, तो छात्र केंद्रित जो शिक्षा है उसका आशय क्या है, आपसे ये पूछ रहा है। शिक्षक अधिगमकर्ता के लिए स्वयं निष्कर्ष निकाल देते हैं, परंपरागत व्याख्यान विधियां। ठीक है, अच्छा अब एक बात और ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर किसी ऑप्शन में आपको ये दिया जाए कि हम बच्चे को बहुत जो है क्या करेंगे, हम परिभाषा देंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, लंबी चौड़ी हम परिभाषा देंगे या फिर हम बच्चे को लंबा चौड़ा व्याख्यान देंगे। ठीक है, जितनी चीज़ें आपको बता रहा हूँ उतनी चीज़ों को आप ध्यानपूर्वक सुनते रहिएगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर किसी ऑप्शन में आपको ये दिखे कि हम बच्चे को लंबी चौड़ी परिभाषा देंगे, लंबा चौड़ा भाषण देंगे, उनको व्याख्यान देंगे, अगर ये किसी ऑप्शन में दिख रहा है तो वो ऑप्शन भी कभी सही नहीं होगा, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, जिन चीज़ों को अभी तक मैंने आप लोगों को बताया, नकारात्मकता किसी भी सेंटेंस में, किसी भी ऑप्शन में आपको नकारात्मकता देखने को मिले, आपको ये देखने को मिले कि हम बच्चे को अलग कर देंगे, स्कूल से बाहर निकाल देंगे, या फिर किसी ऑप्शन में आपको ये रहे कि हम बच्चे को हतोत्साहित करेंगे। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें अगर रहें तो फिर वो ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, और इस चीज़ को अगर आप अच्छे से कंठस्थ कर लेते हो ना, तो फिर आप बहुत कम समय में बहुत अच्छी चीज़ों को कर पाओगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे से आप टाइम मैनेजमेंट कर पाओगे। तो यहाँ पर क्या है, तो शिक्षक अधिगमकर्ता के लिए स्वयं निष्कर्ष निकाल देते हैं। तो देखिए, छात्र केंद्रित है और छात्र केंद्रित में शिक्षक स्वयं से निष्कर्ष नहीं निकाल सकता, याद रखिएगा। ठीक है, हमको छात्र को केंद्र में रख करके पढ़ाना है, तो निष्कर्ष आप खुद नहीं निकाल सकते हैं। परंपरागत व्याख्यात्मक विधियां, ठीक है, लंबा चौड़ा भाषण देना है, तो ये नहीं होगा। उन विधियों को अपनाना जिनमें शिक्षा मुख्य कर्ता पात्र हो। ठीक है, और ये विधियां जहां अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित होते हैं। क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या आपका डी हो जाएगा। ठीक है, तो अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षा का तात्पर्य क्या है, इसका तात्पर्य यह है कि हमको एक ऐसी शिक्षा के बारे में बात करनी है, एक ऐसी शिक्षा देनी है जिसमें जो अधिगम है, जो लर्निंग है, उस लर्निंग प्रोसेस में जो अधिगम करता है, जो बच्चा है, जो शिक्षार्थी है, वो क्या, वो केंद्र में हो। ठीक है, वो खुद से पहल करे, वो खुद से चीज़ों को करके सीखे। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, वो खुद से चीज़ों को क्या करे, खुद से चीज़ों को करने की पहल करे और अब जो है अपने प्रयासों से उन चीज़ों को करके उनको जानने का प्रयास करे। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर चौथा विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, निम्न में से कौन सा एक सीखने के लिए प्रयुक्त है, बताएंगे क्या हो जाएगा। अनुबंधन है, रट कर याद करना, अनुकरण करना, या फिर अर्थ निर्माण। तो मैंने आप लोगों को बताया था जिस भी ऑप्शन में रटना हो तो वो ऑप्शन
गलत हो जाएगा। ठीक है, क्या हो, रटना हो तो गलत हो जाएगा, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, और मैंने आप लोगों को क्या बताया था, मैंने बताया था कि बच्चे के अंदर हमें लर्निंग करनी है, तो उसको सिखाना है, तो उस सिखाने का उद्देश्य क्या है, तो सिखाने का उद्देश्य यह है कि उसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके, जो उसकी समझ है वो विकसित हो सके। तो वो कैसे होगी, जब उसके अंदर अर्थ निर्माण होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चौथा विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। पियाजे तथा वाइगॉस्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें तो पियाजे और वाइगॉस्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम कैसे होता है, शिक्षकों के द्वारा लिखवाया जाता है तथा विद्यार्थी निष्क्रिय, निष्क्रिय यहाँ पर दिया है तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। किसी भी विकल्प में अगर आपको निष्क्रिय दिया है तो आपको गलत हो जाएगा। आपको बच्चे को हमेशा क्या करना है, आपको बच्चे को हमेशा एक्टिव मोड में रखना है, क्या करना है, सक्रिय रखना है। अगर बच्चा एक्टिव मोड में रहेगा तभी वो क्या करेगा, तभी वो किसी चीज को सीख सकता है। ठीक है, और हमको बच्चे को क्या करना है, सिखाना है, तो हमें बच्चे को हमेशा एक्टिव मोड में रखना होगा। ठीक है, याद रखिएगा, किसी भी ऑप्शन में निष्क्रिय देता है तो फिर गलत हो जाएगा। उद्दीपक तथा अनुक्रिया के जोड़ से होता है, शिक्षक द्वारा पुनर्बलन किया जाना है, या फिर शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चौथा विकल्प बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शिक्षार्थियों के द्वारा, जो सीखने वाले हैं उनके द्वारा स्वयं से सृजित किया जाता है, और वो क्या करते हैं, वो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं सीखने में। ठीक है, जब तक बालक या फिर कोई भी जब तक खुद से सीखने की कोशिश नहीं करेगा तब तक वो चीज़ों को नहीं सीख पाएगा। ठीक है, तो ऐसे में जरूरी हो जाता है कि जिसको हम सिखा रहे हैं वो क्या करे, वो एक्टिव जो है भूमिका में रहे। ठीक है, क्या रहे, सक्रिय भूमिका में रहे, और जब तक वो खुद से चीज़ों को नहीं सीखना चाहेगा वो नहीं सीख पाएगा। ठीक है, तो शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है जो कि एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। चौथा विकल्प यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, उम्मीद है जो चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आपको समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न जो हैं वो सीटेट में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और ऐसे ही प्रश्न आपको 2025-26 में भी देखने को मिलने वाले हैं। तो ऐसे प्रश्नों का जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रयास कर सकते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर आप लोगों के लिए। और हालांकि मैं तो अब आप लोगों के लिए डेली इस तरीके के प्रैक्टिस सेशन को भी लेकर आने वाला हूँ। ठीक है, बताइएगा 11वें प्रश्न की बात करेंगे। इनमें से कौन सा आधारभूत सहायता का एक अच्छा उदाहरण है जिसका आशय है समस्या समाधान को तब तक सिखाना जब तक शिक्षार्थी स्वयं न कर सके। अब यहाँ पर चारों विकल्प को देखिए और आप बताइए कौन सा विकल्प सबसे बेहतर होगा। उसे आधा समाधान हल किया उदाहरण उपलब्ध करवाना, उसे कहना कि जब तक वह समस्या का समाधान नहीं कर लेती तब तक वह घर नहीं जा सकती है, समस्या का समाधान जल्दी देने के लिए पुरस्कार देना, या फिर उसे यह बताना कि वह बार बार प्रयास के द्वारा कर सकती है। तो क्या हो जाएगा, तो अगर हमें बच्चे के समस्या समाधान के बारे में हमको समझाना है तो आप थॉर्नडाइक का, ठीक है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत पढ़े होंगे, और अगर नहीं पढ़े होंगे तो आपको साइकोलॉजी में, चाइल्ड डेवलपमेंट में, ठीक है, बाल मनोविज्ञान में आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, थॉर्नडाइक से प्रश्न बनता ही बनता है। ठीक है, तो अगर आप थॉर्नडाइक का सिद्धांत पढ़ोगे तो वहां पर क्या होता है, वहां पर प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है कि आप प्रयास करेंगे, आपसे गलती होगी, फिर प्रयास कीजिए, फिर गलती होगी, लेकिन आप जब लगातार प्रयास करते रहेंगे तो फिर क्या होगा, एक ऐसा समय आएगा जब आप निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे और अपनी समस्या का समाधान कर लेंगे। ठीक है, तो हमें बच्चों को इस चीज के लिए मोटिवेट करना है कि आपको हार नहीं माननी है, आपको क्या करना है, आपको प्रयास करते रहना है। ठीक है, आपको क्या करना है, प्रयास करते रहना है। आप प्रयास करते रहोगे तो आप क्या हो जाएगा, फाइनली निष्कर्ष तक पहुंचोगे। और जब आप बार बार प्रयास करोगे तो सबसे अच्छी चीज क्या होगी, बार बार जब आप प्रयास करोगे तो आपके अंदर क्या होगा, सबसे अच्छी चीज जो होगी वो सृजनात्मकता का विकास होगा। ठीक है, क्या होगा, तो सबसे अच्छी चीज जो होगी वो होगी सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी का विकास होगा। ये चीज सबसे अच्छी होगी जब आप बार बार प्रयास करोगे। ठीक है, यहाँ पर चौथा विकल्प बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे। अपनी कक्षा में सीखने की विविध शैलियों वाले बच्चे हैं, उनका आकलन करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, बताइएगा। तो आपकी क्लास में अगर हम लोग बात करेंगे तो भिन्न भिन्न पृष्ठभूमि वाले विविध शैलियों वाले बच्चे हैं, तो उनका आकलन आप कैसे करोगे, विविध प्रकार के कार्य और परीक्षण देंगे, परीक्षण पूरा करने के लिए एक समान समय देंगे, समय अनुदेश देंगे, और उसके बाद बच्चों द्वारा परीक्षण में प्राप्त अंकों के अनुसार उनको नामित कर देंगे, कार्यों और परीक्षणों के एक समान सेट देंगे। बताइएगा 12वें प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन, 12वें प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा, 12वें प्रश्न का आंसर करना है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर कर देंगे विविध प्रकार के कार्य और परीक्षण देंगे। ठीक है, अगर हम लोग बात करें आपकी क्लासरूम में विभिन्न पृष्ठभूमि वाले बच्चे हैं
तो उनको आप एक जैसा काम नहीं दे सकते हो, ठीक है। मान लीजिए आपकी क्लास में विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा भी है और हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा भी है। अब आप क्या करोगे, अब विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा भी है और हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा भी है, अब दोनों को आप एक ही जैसा काम दे दोगे तो क्या होगा, तो ये बच्चा जो विजुअली इम्पेयर्ड है वो देख नहीं सकता, ठीक है, और हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा जो है वो क्या करेगा, वो सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, ठीक है। तो फिर दोनों के लिए वो समान कैसे होगा, है ना। तो हमें क्या करना होगा, तो हमें जो विभिन्न विभिन्न पृष्ठभूमि वाले बच्चे हैं उनको अलग अलग फॉर्म में कार्य को देना होगा। जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे हैं तो उनको क्या करना होगा, उनके टेक्टाइल फॉर्म में देना होगा। जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं, ठीक है, उनको क्या करना होगा, तो उनको साइन लैंग्वेज के माध्यम से या इस तरीके से चीज़ों को देना होगा, टीएलएम के माध्यम से चीज़ों को देना होगा, ठीक है। तो विविध प्रकार के कार्य और हमें परीक्षण देने होंगे। यहाँ पर विकल्प संख्या 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। आजकल बच्चों की गलत धारणाओं को वैकल्पिक धारणाएं कहने की एक प्रवृत्ति है, इसको कहा जा सकता है, बताएंगे क्या हो जाएगा। तो आजकल अगर हम लोग बच्चों की बात करेंगे तो बच्चों में क्या हो रहा है, गलत धारणाओं को वैकल्पिक धारणाएं कहने का एक प्रचलन सा हो गया है, एक प्रवृत्ति सी हो गई है, और इसको हम लोग क्या कह सकते हैं बताइएगा। तो बच्चों की गलतियों की व्याख्या के लिए मनोहारी शब्दों का उपयोग करना, ठीक है, बच्चों को उनकी सोच में प्राणों के समान मानना, बच्चों की समझ में सूक्ष्म भेद करना और उनका अपने सीखने के प्रति निष्क्रिय रहना, ठीक है। और चौथा विकल्प क्या है कि पहचानना कि बच्चे सोच सकते हैं और उनकी सोच प्राणों से भिन्न हो सकती है। तो बताइएगा इसमें क्या हो जाएगा सही विकल्प। तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा आपका, चौथा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। हमें बच्चे की जो मनोस्थिति है, ठीक है, उसको पहचानना है, हमें बच्चे के विषय में जानना है, उसकी मनोस्थिति को पहचानना है और ये सोचना है कि जो बच्चा है वो क्या करेगा, उसकी सोच प्रौढ़ों से भिन्न है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वो बड़े लोगों की तरह नहीं सोच सकता है, ठीक है, वो बड़े लोगों की तरह नहीं सोच सकता है। तो हमें उसकी सोच को, उसकी मनोस्थिति को समझना होगा और फिर उसके अनुसार कार्य करना होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे आपको एक उदाहरण देता हूँ, पहले क्या हो रहा था, पहले जब हम लोग छोटे थे तो जो है, अभी भी आपने देखा होगा, तो शक्तिमान जैसा सीरियल आता था, ठीक है, शक्तिमान, आर्यमान और पता नहीं कौन कौन से मान आते थे, ठीक है। तो इस तरीके के सीरियल आते थे, तो इसमें क्या होता था, उसमें बच्चे उन चीज़ों को देखते थे कि शक्तिमान जो है उड़ता हुआ आ रहा है और फिर क्या कर रहा है और बच्चे को बचा ले रहा है। तो कई बच्चे इस चक्कर में क्या हो रहे थे, छत से कूद जा रहे थे या इस तरीके के स्टंट कर रहे थे कि अभी हम ऐसा करेंगे तो अभी शक्तिमान आएगा हमको बचा लेगा। तो उसमें कई सारे बच्चे जो है वो घायल हो गए थे, ठीक है। तो फिर क्या होगा, तो फिर वहाँ पर जब शक्तिमान सीरियल या इस तरीके के सीरियल शुरू होते हैं तो वहाँ पर देखिए आपको स्टार्टिंग में देता है कि भाई ये जो है काल्पनिक है और इनका जो है वास्तविक किसी घटना से कोई संबंध नहीं है, ऐसा वैसा दुनिया भर की चीज़ें बताई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज़ करना है कि हमको क्या करना होगा, हमें बच्चों की मनोस्थिति को समझना होगा, ठीक है, कि वो प्रौढ़ों की तरीके नहीं सोच सकते, ठीक है। उनको लगता है कि यही सच है, ठीक है, अभी हम कूदेंगे तो शक्तिमान बस उड़ते हुए आएंगे और फिर क्या करेंगे और फिर हमको बचा लेंगे, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर चौथा विकल्प बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। इनमें से कौन सा एक माध्यमिक विद्यालय की कक्षा कक्ष में शिक्षक की भूमिका का सर्वोत्तम उचित वर्णन करता है। मान लीजिए आप ठीक है, आप टीचर है, जैसे मान लीजिए आप लोग बीएड कर रहे हैं, तो बीएड कर रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है आप माध्यमिक विद्यालय में टीचर बनेंगे, ठीक है, या तो 6 to 8 में टीचर बनेंगे, बीएड किए हैं अगर आप, ठीक है, बीएड किए हैं तो आपको 6 to 8 में टीचर बनेंगे या फिर 9 10th में टीचर बनेंगे या फिर 11 12th में टीचर बनेंगे, यहीं पर आप टीचर बनेंगे, ठीक है। आप बीएड कर रहे हैं तो आगे का पता नहीं, आगे हो सकता है और बड़े टीचर बन जाए, ठीक है। फिलहाल अगर हम लोग बात करेंगे तो आप 6 to 8 9 10th या फिर 11 12th के टीचर बनेंगे, माध्यमिक विद्यालय में टीचर बनेंगे, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप टीचर बन रहे हैं तो फिर आपकी जो भूमिका होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना चाहिए, प्रथम स्थान के लिए शिक्षार्थियों को आपस में प्रतिनिधित्व के लिए बढ़ावा देना चाहिए, बहुपरिप्रेक्ष्य को निरुत्साहित करना, निरुत्साहित आ गया ना, आपको मैंने बताया था ना, जिस भी ऑप्शन में क्या हो निरुत्साहित हो वो ऑप्शन कभी भी सही नहीं होगा, तो उस पर बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। यहाँ पर निरुत्साहित आ गया मतलब ये ऑप्शन गलत है, इस पर बहुत ज्यादा आपको ध्यान नहीं देना। व्याख्यान देने के लिए एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का प्रयोग करना, ठीक है। तो यहाँ पर बताइएगा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो सबसे उचित जो है वो क्या है, वो है ऑप्शन संख्या ए। आपको क्या करना है, आपको बच्चों को चर्चाओं के लिए अवसर उपलब्ध कराना, ठीक है। क्या करना है, तो आपको बच्चों को चर्चाओं के लिए अवसर उपलब्ध कराना है ताकि बच्चे बिना किसी डर के अपनी बात को रख सके, अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सके, ठीक है। हम लोगों के समय में तो मतलब इतने खतरनाक वाले टीचर होते थे ना कि मतलब स्कूल में घुसते हुए डर लगता था, और
किसी तरीके से घुस जाओ ना, तो फिर बस इंतजार रहता था कि अभी घंटी लगेगी तो वही वाले आएंगे, और वो वाले आएंगे ना, तो बस हम लोग मन में ये मनाते रहते थे कि आज कुछ ऐसा हो जाए कि आज ना आए। ठीक है, आज कुछ ऐसा हो कि 10-15 मिनट देर से आए, ताकि 10-15 मिनट पीरियड बचा रहे और वो जल्दी से वो भी खत्म हो जाए। तो इतने खतरनाक खतरनाक टीचर, जितने खतरनाक टीचर होते थे ना, उससे खतरनाक उनकी शक्ल होती थी कि आधा तो शक्ल देख करके डर लग जाता था। तो आपको क्या करना है, तो आपको ये करना है कि बच्चों को इस तरीके का माहौल देना है कि वो आपसे डरे नहीं। ठीक है, अगर बच्चे आपसे डरेंगे तो फिर क्या होगा, तो फिर वो अपनी बातों को आपके सामने ही नहीं रख सकते। ठीक है, बच्चे क्या हो जाएंगे, अंतर्मुखी हो जाएंगे। ठीक है, वो अपनी चीज़ों को किसी से शेयर ही नहीं करेंगे। तो आपको एक ऐसा माहौल उत्पन्न करना है जहाँ पर क्या हो, जहाँ पर बच्चे, ठीक है, खुशी खुशी आपसे या आपके सामने अपनी बातों को रख सकें। उसके लिए आपको क्या करना है, उनको चर्चाओं के लिए अवसर उपलब्ध कराना। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में निम्न में से कौन सा एक कथन सही है, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में बात करेंगे, तो अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थियों में भीतरी प्रेरणा हो, सीखने की अंतर्निहित इच्छा हो। अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब विद्यार्थी बाहरी रूप से प्रेरित हो, बाहरी कारणों से प्रेरित हो। अधिगम में प्रेरणा की कोई भूमिका नहीं होती। अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी बाहरी पुरस्कारों का उपयोग करने से प्रेरित हो। इस प्रश्न का आंसर कर देंगे, बताइएगा क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर करेंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या ए। ठीक है, अधिगम तभी प्रभावी होगा जब कोई बच्चा जो है, जो शिक्षार्थी है या फिर जो लर्नर है, उसके अंदर सीखने की जो इच्छा है वो अंदर से हो, अंतर्निहित हो। जब वो खुद से चीज़ों को सीखने का प्रयास करेगा तभी वो चीज़ों को सीख सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अभी मैं आपको लाख चीज़ें सिखाता रहूँ, समझाता रहूँ, लेकिन आपको सीखने का मन ही ना हो, ठीक है, आपको सीखने का मन ही ना हो, आपको पढ़ने का मन ही ना हो, तो चीज़ें फिर आपको समझ में नहीं आएंगी। आपका दिमाग किस में लगा रहेगा, आपका दिमाग तो इसमें लगा रहेगा कि जल्दी से क्लास खत्म हो, 8 बजे से सास बहू सीरियल आने वाला है ना, तो आपका दिमाग तो उसी में लगा रहेगा। ठीक है, तो जब तक आपका अंदर से सीखने का मन नहीं होगा तब तक चीज़ें आपको नहीं सिखाई जाती हैं, तब तक आपको ना तो चीज़ों को सिखाया जा सकता है ना पढ़ाया जा सकता है। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, पढ़ने के लिए या फिर किसी कार्य को करने के लिए जो सबसे ज़रूरी है वो ये है कि आपका खुद मन हो। ठीक है, आपके अंदर अंतर्निहित जो है, आपके अंदर वो इच्छा होनी चाहिए सीखने की। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। सीखने के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सत्य है। सीखना कौशलों के संचय के समान है। सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती हैं। सीखना एक निष्क्रिय, देखिए यहाँ पर निष्क्रिय शब्द आ गया ना, अब ये क्या हो गया, ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। ठीक है, ये ऑप्शन आपका गलत हो गया, निष्क्रिय शब्द आ गया ना, तुरंत इसको गलत कर दिए। सीखना शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान पर आधारित नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो चीजें हम लोग पहले से सीखे रहते हैं उसी से जोड़ करके नए ज्ञान को हम लोग क्या करते हैं, अर्जित करते हैं। ठीक है, जो चीज हम लोग पहले से सीखे रहते हैं उसी से जोड़ करके हम नए ज्ञान को जो है प्राप्त करते हैं। तो ये तो गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर विकल्प 1 और 2 है, बताएंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, सीखना जो है वो सामाजिक क्रियाओं को सुविधा देता है। ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो सीखना है, जो लर्निंग है, वो आपकी सामाजिक क्रियाओं को क्या करता है, सुविधा देता है। ऑप्शन संख्या यहाँ पर बी बिल्कुल, दूसरा विकल्प बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि को सीखने के लिए सक्षम बनाती है, बताएगा। तो लर्निंग को कौन सी एक गतिविधि है जो सक्षम बनाती है, तो व्याख्यान है। व्याख्यान का मतलब भाषण देना, लंबा चौड़ा भाषण देना, तो ये नहीं होगा। ठीक है, पुरस्कार, निर्देश, संवाद क्या हो जाएगा, तो बताएंगे। तो कौन सी गतिविधि है जो सीखने के लिए सक्षम बनाती है, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या डी, संवाद हो जाएगा। अभी मैंने आप लोगों को बताया ना कि बच्चों को, जो शिक्षार्थी हैं, उनको क्या करना, उनको इस तरीके के अवसर उपलब्ध कराना है कि वो क्या करें, वो ठीक है, वो अपने विचारों को व्यक्त कर सके। ठीक है, जब बच्चे जो है अपने शिक्षक से संवाद करेंगे, अपनी बातों को शिक्षक के सामने रखेंगे, तभी वो क्या करेंगे, तभी वो चीज़ों को सीख पाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चौथा विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाँ, ये बात और है कि लर्निंग में जो पुरस्कार है उसका भी योगदान रहता है। ठीक है, उसका भी योगदान रहता है, लेकिन पुरस्कार तो तब होगा जब आप चीज़ों को सीखना शुरू कर देंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो विकास भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न गति से होता है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आप लोग बीटीसी या फिर बीएड कर रहे होंगे तो अब तक तो आप लोगों ने देख लिया होगा। ठीक है, आप लोगों ने अब तक तो देख लिया होगा कि जो विकास होता है वो भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, आपने अपनी क्लास में देखा होगा, कुछ बच्चे जो हैं वो पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे जो हैं पढ़ने में बहुत कमजोर होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत पढ़ते हैं लेकिन
लेकिन फिर भी बहुत अच्छा नंबर नहीं पाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो एकदम शकल से गधा लगते हैं, लेकिन आखिरी 2 दिन में पता नहीं कौन सी जड़ी बूटी पी करके आते हैं और एकदम परीक्षा में टॉप कर जाते हैं। और फिर उनको आप देख करके साल भर डिप्रेशन में रहते हो कि ये तो, इसको तो कुछ आता नहीं था, इसको इतना अच्छा नंबर कैसे मिल गया, है ना। तो ये तो आप लोगों ने लंबे समय से देखा होगा कि जो विकास होता है वो भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होता है। तो पहला ही ऑप्शन आपका सही है, तो फिर बाकी आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन संख्या ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप अपने घर में भी देखोगे, ठीक है, आप 2 बहनें हैं या फिर आप 2 भाई हैं, तो आप देखोगे कि पता चला एक बहन जो है वो काम काज करने में बहुत तेज है, तो दूसरी जो है एकदम सुस्त है, ठीक है, उसको कोई मतलब ही नहीं, उसको बस ला के मुँह में खाना वाना दे दिया जाए, ठीक है, कोई जल्दी से मुँह भी चला दे तो काम हो जाए, है ना। तो ऐसा होता है। आप अपने घर में भी देखोगे तो कोई एक पढ़ने में बहुत तेज है तो दूसरा पता चला खुरापात करने में तेज है। चलिए, मध्य बचपन अवधि कौन सी है, तो 2 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक, 6 वर्ष से 11 वर्ष तक, 10 वर्ष के बाद या फिर जन्म से 2 वर्ष बताइएगा। तो मध्य बचपन अवधि आपसे पूछ रहा है, बताइएगा क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर करेंगे। 19वें प्रश्न का आंसर करिएगा, क्या हो जाएगा। तो मध्य बचपन अवधि की अगर हम लोग बात करेंगे, 19वें प्रश्न की बात करेंगे, चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर कर दोगे, ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा आपका, 6 से 11 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो 6 से 11 वर्ष आपका मध्य बचपन अवधि हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न का आंसर करिएगा। किसी व्यक्ति को आकार देने में, ठीक है, किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उसकी आनुवांशिक संरचना से निर्धारित होती है। यह कथन बताइएगा क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से बताएंगे। तो किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण की कोई भूमिका नहीं होती, किसी भी बालक के, किसी भी शिक्षार्थी के या फिर किसी भी चीज के विकास में, ठीक है, पर्यावरण की कोई भूमिका नहीं होती। आपको ऐसा लगता है कि किसी के विकास में पर्यावरण, जो वातावरण है, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। ये तो कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये कथन क्या हो जाएगा, ये कथन गलत हो जाएगा। आपके विकास में आपके वातावरण का बहुत बड़ा योगदान होता है। अभी आप दिल्ली बम्बई जैसे शहर में रह रहे हो तो आप देखोगे छोटा सा बच्चा जो है वो भी एकदम बढ़िया अंग्रेजी, फर्राटेदार अंग्रेजी बोल रहा है, ठीक है। वहीं अगर आप गाँव वाले इलाके में हो, यूपी बिहार वाले क्षेत्र में हो, तो फिर क्या हो जाएगा, आप पूरी जिंदगी पढ़ डालोगे लेकिन फिर भी आपको अच्छे से अंग्रेजी बोलना नहीं आता है, ठीक है। अंग्रेजी बोलने वालों को देख लोगे तो तुरंत 10 कोस दूर भाग जाओगे, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि अंग्रेजी बोलने वाले से भेंट हो जाए। तो जो वातावरण होता है वो आपकी क्या करता है, तो वो आपकी, ठीक है, आपके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ये बात बिल्कुल सही है। और यहाँ पर ये कथन गलत है। ये कथन गलत है तो फिर क्या हो जाएगा, तो ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक नहीं है। गलत है तो ठीक कैसे होगा, ठीक नहीं है, क्योंकि वातावरण के घटक किसी व्यक्ति की वृद्धि और विकास में कम योगदान करते हैं, कम योगदान नहीं करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण योगदान करते हैं, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। बिल्कुल सही है, तीसरा विकल्प हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि किसी व्यक्ति के आनुवांशिक संरचना बहुत प्रबल होती है, नहीं, यहाँ पर तीसरा विकल्प आपका सही होगा, ठीक है। यहाँ पर जो किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती है, ये कथन ठीक नहीं है। क्यों, क्योंकि बहुत सारे शोध ने यह सिद्ध किया है कि विकास में जो है वातावरण का बहुत बड़ा योगदान होता है, और जो हमारा वातावरण है, जो हमारा इन्वायरमेंट है, वो हमारे विकास को प्रभावित करता है, ठीक है। जैसे आपने मोगली सीरियल देखा है ना, जैसे आपने मोगली सीरियल देखना है, तो उस मोगली सीरियल में क्या दिखाया गया, मोगली सीरियल में दिखाया गया कि ये जो बच्चा है, ठीक है, जो मोगली, जो ये बच्चा है, ये कहाँ पर, ये जंगल में चला जाता है। अब जंगल में जब चला जाता है तो जंगली जानवरों के बीच में रहता है, और जब ये जंगली जानवरों के बीच में रहता है तो फिर क्या होता है, फिर आप देखोगे इसका लालन पालन जो है वो जंगली जानवरों की तरह ही होता है। ये क्या करता है, ये जंगली जानवरों की तरह चलता उछलता कूदता फिरता है, जंगली जानवरों की तरह आवाज भी निकालता है, और इसका उठना बैठना रहना खाना पीना जो है सब जंगली जानवरों की तरह है, ठीक है। ऐसा है तो वो मानव का बच्चा, लेकिन सारी चीजें जानवरों के समान है। क्यों, क्योंकि उसको इन्वायरमेंट ही जानवरों वाला मिला है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो तीसरा विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करता है। तो ये क्या होगा, सीखना होगा, परिपक्वता होगा, विकास होगा, समाजीकरण होगा। 21वें प्रश्न का ध्यानपूर्वक आंसर करिएगा, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु क्या करता है, समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करता है। तो ये क्या हो जाएगा, बताइएगा, ये क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग मानव शिशु की बात करेंगे तो समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में वो चीजों को सीख रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसका समाजीकरण होगा, ठीक है। जब छोटा बच्चा पैदा होता है तो पहले कुछ दिन तो वो घर में ही रहता है, घर के सदस्यों के ही बीच में रहता है, बाहर बिल्कुल नहीं निकलता है, ठीक है। फिर जब थोड़ा बड़ा होता है, 6 महीने 8 महीने 10 महीने का होता है,
11-12 महीने का होता है, 1 साल का होता है, तो फिर क्या होता है, फिर वो धीरे-धीरे घर से बाहर निकलना शुरू होता है। अब जब घर से बाहर निकलना शुरू होता है तब फिर वो समाज की चीज़ों को देखता है, ठीक है? अच्छा ये कुत्ता है, अच्छा ये बिल्ली है, ठीक है? अच्छा ये चूहा है, अच्छा ये चौबे जी है, अच्छा ये वो फलाना जी हैं, तो ये पंडिताइन जी हैं, तो ये वो हैं, ठीक है? चीज़ों को देखता है। तो जब चीज़ों को देखता है तो फिर क्या होता है, तो फिर वो समाज में नई-नई चीज़ों को सीखने का काम करता है और यहीं से उसका क्या होता है, यहीं से फिर उसका सामाजिकरण होता है, ठीक है? ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो चौथा विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने के निम्नलिखित कारकों में किसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है, बताइएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो जो हमारा डेवलपमेंट है वो बहुत सारे कारणों से प्रभावित होता है, ठीक है? डेवलपमेंट जो हमारा डेवलपमेंट है वो बहुत सारे कारणों से प्रभावित होता है, ठीक है? अब पियाजे के अनुसार अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे अधिक जो है वो किससे प्रभावित होता है, तो बताइएगा क्या हो जाएगा, तो भौतिक विश्व के साथ अनुभव, अनुकरण, पुनर्बलन, भाषा। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या ए, भौतिक विश्व के साथ क्या हो जाएगा, अनुभव, ठीक है? क्या हो जाएगा, तो भौतिक विश्व के साथ अनुभव, ठीक है? तो ये हमारे विकास को सबसे अधिक प्रभावित करता है। जैसे अभी आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है? क्या हो रहा है, तो बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है? बहुत अच्छे से मेहनत लगा करके एकदम पूरा जी जान लगा दी है। फिर क्या होगा, बगल वाली पंडिताइन चाची या फिर कोनो चाची आएंगी और वो क्या करेंगी, अच्छा अभी तक पढ़ रही, इनके ब्याह कैदा, ब्याह करे के उम्र हुई की बात, ठीक है? अब कब ले पढ़िए, ठीक है? ऐसा कह के मम्मी से ले जाएंगी, मम्मी का कान भर देंगी। अब क्या होगा, अब आप ये चीज़ सुनोगे तो अब आप टेंशन में आ गए, ठीक है? अब आप टेंशन में आ गए, ठीक है, कि मम्मी से इसे कह के चली गई, अब तो मम्मी हमारी, ठीक है, शादी करा देगी, हमारी पढ़ाई गई। तो अब आपका क्या हो रहा है, आपने जो पढ़ाई में ध्यान लगाया था अब वो आपका ध्यान कहीं और भटक गया, ठीक है? तो आपका जो डेवलपमेंट हो रहा था वो क्या हो गया, वो प्रभावित हो गया, ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा। तो भौतिक विश्व के साथ जो आपका अनुभव है वो सबसे ज़्यादा क्या होता है, वो सबसे ज़्यादा, ठीक है, पियाजे के अनुसार प्रभावित होता है, ठीक है? चलिए अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता कौन सी है, बताएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो पूर्व संक्रियात्मक काल में, ठीक है, पियाजे ने जो स्टेज बांटी है तो सारी स्टेज आपको याद होनी चाहिए और सारी स्टेज के अंतर्गत कौन सी योग्यता हमारे अंदर आती है, ठीक है, कौन से कौशल हम सीखते हैं, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? तो पूर्व संक्रियात्मक काल में अगर हम लोग बात करेंगे तो संज्ञानात्मक कौन सी योग्यता है, क्या हो जाएगा, तो लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता, दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता, अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष चिंतन या फिर अमूर्त चिंतन की योग्यता। 23वें प्रश्न का आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या बी, ठीक है? पूर्व संक्रियात्मक काल में अगर हम लोग बात करेंगे तो दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की जो योग्यता है, ठीक है, ये हमारे अंदर आने लगती है। तो ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? चलिए अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। इनमें से किस एक जोड़े का मिलान ठीक नहीं हुआ है, अच्छा लड़का व अच्छी लड़की अभिविन्यास अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करता है, नियम और आदेश अभिविन्यास मानवाधिकारों के मूल्य के आधार पर नैतिक सिद्धांत स्वयं चुने आते हैं, सामाजिक संविदा अभिन्यास किसी कार्य के भौतिक परिणाम निर्धारित करते हैं कि वह अच्छा है या बुरा, दंड देना और आज्ञा पालन अभिविन्यास नियम तय नहीं है किंतु, अच्छा यहाँ पर कुछ चीजें मुझे लगता है, ठीक है, छूट गई हैं, ठीक है, हाँ यहाँ पर कुछ चीजें छूट गई। फिलहाल यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर विकल्प संख्या 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा लड़का व अच्छी लड़की जो है विन्यास अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करता है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा लड़का अच्छी लड़की जो है अभिन्यास अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करता है, ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले प्रश्न का आंसर करिएगा। वाइगॉस्की के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक कल्पना, बताइएगा क्या हो जाएगा। वाइगॉस्की के संदर्भ में पूछा जा रहा है, आपको बताना है क्या सही होगा। चलिए वाइगॉस्की के संदर्भ में आपसे पूछ रहा है, प्रदर्शित करती है कि बच्चे अपने आप से प्यार करते हैं, स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं, प्रदर्शित करती है कि बच्चे बुद्धिमान होते हैं इसलिए उन्हें प्रौढ़ों के निर्देशन की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। बच्चे यहाँ पर बुद्धू है, ठीक है, यहाँ पर बुद्धू होगा, तो बच्चे बुद्धू होते हैं इसलिए उन्हें प्रौढ़ों के निर्देशन की आवश्यकता नहीं होती है। स्पष्ट करती है कि बच्चे अहम केंद्रित होते हैं। तो बताइएगा, तो अगर हम लोग वाइगॉस्की की बात करेंगे तो वाइगॉस्की का आपने सिद्धांत पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो आपको जरूर पढ़ना पड़ेगा। डायरेक्ट आपसे प्रश्न पूछ लेता है, एक सामाजिक संस्कृति सिद्धांत, ठीक है, सोशल कल्चरल जो डेवलपमेंट थ्योरी है वो किसकी है, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे वाइगॉस्की की है। और अपनी इस वाइगॉस्की ने जो थ्योरी दी है
इसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भाषा को बहुत ही महत्वपूर्ण रोल दिया है, ठीक है, कि भाषा बच्चे के विकास में भाषा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो वाइगॉस्की के अनुसार अगर हम लोग बात करेंगे तो स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए क्या करते हैं, भाषा का उपयोग करते हैं, ठीक है। और वाइगॉस्की ने अपने सिद्धांत में क्या किया है, भाषा पर बहुत जोर दिया है कि जो विकास होता है उसमें भाषा का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर दूसरा विकल्प बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे पियाजे की अगर हम लोग बात करें तो पियाजे ने क्या किया है, तो पियाजे की अगर हम लोग बात करेंगे तो पियाजे की थ्योरी में आप पढ़ोगे कि बच्चे के विकास में उसका संज्ञान जो है वो बहुत ही, जो कॉग्निशन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। इसी तरीके से जब हम वाइगॉस्की की बात करते हैं, ठीक है, किसकी, तो वाइगॉत्स्की की बात करते हैं, तो वाइगॉत्स्की क्या करते हैं, तो ये बच्चे की भाषा को, ठीक है, उसके विकास में सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा कि कौन से मनोवैज्ञानिक है जो भाषा को महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, कौन है जो संज्ञान को देते हैं, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। वाइगॉस्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता है, किससे, पुनर्बलन से, व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से, अवबोधन और अवधारणात्मक प्रतिक्रियाओं से, या फिर उसके सामाजिक संदर्भ से। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि वाइगॉस्की का जो सिद्धांत है वो क्या है, तो वो है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ठीक है। आपको याद रखना, अगर ध्यानपूर्वक चीज़ों को आप समझोगे ना तो आप कर ले जाओगे, ठीक है, लेकिन आपको ध्यानपूर्वक चीज़ों को सुनना होगा, ठीक है। सीटेट आसान है, लेकिन अगर आप ध्यान से चीज़ों को सुनोगे समझोगे तब, ठीक है, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल भी है। तो अगर हम लोग वाइगॉस्की के सिद्धांत की बात करें, तभी मैंने आप लोगों को बताया था कि वाइगॉस्की का जो है वो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है, सोशल कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो वाइगॉस्की के अनुसार सीखने को किससे, तो सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता, और यही तो इनका सिद्धांत है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, यही तो इनका सिद्धांत है, सोशल कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी, ठीक है। तो वाइगॉस्की के अनुसार क्या होगा, बच्चे को उसके सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य है कि कक्षा कक्ष। एक अगर हम लोग बात करेंगे तो एक प्रगतिशील कक्षा जो शिक्षा है, एक प्रगतिशील शिक्षा के लिए क्या जरूरी है, सत्तावादी होता है जहां शिक्षक आदेश देता है और शिक्षार्थी चुपचाप अनुसरण करते हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है, कि हम आदेश देते रहे और जो हम कह रहे हैं वो आप चुपचाप सुनते रहिए, तो ये तो क्या हो गया, तो ये तो निरंकुश तंत्र हो गया, तानाशाही हो गई, ठीक है। तो ये प्रगतिशील शिक्षा का उदाहरण नहीं होगा। सबके लिए मुक्त होता है जिसमें शिक्षक अनुपस्थित होता है, शिक्षक अनुपस्थित होता है, ये तो काम गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। शिक्षक को उपस्थित होना चाहिए कि मान लीजिए बच्चे अगर कुछ गलती कर रहे हैं तो जो शिक्षक है वो क्या करे, वो शिक्षक उनका दिशा निर्देशन कर सके, उनको बता सके कि आप गलत कर रहे हो, गलत तरीके से सीख रहे हो, है ना। शिक्षक के पूर्ण नियंत्रण में होता है, तो बिल्कुल नहीं, शिक्षक के पूर्ण नियंत्रण में नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हम बाल केंद्रित शिक्षा की बात कर रहे हैं, बाल केंद्रित शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो केंद्र में कौन होगा, तो केंद्र में बच्चा होगा। यहाँ पर क्या है, अधिनायकवादी होता है, अधिनायकवादी मतलब तानाशाही, तो जो शिक्षक है वो तानाशाह हो, ये गलत हो जाएगा। क्या होता है, तो एक प्रगतिशील शिक्षा जो होती है वो लोकतांत्रिक होती है, जहां समझने के लिए बच्चे को पर्याप्त स्थान दिया गया होता है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। एक प्रगतिशील कक्षा कौन सी होती है, एक लोकतांत्रिक होती है, जहां पर बच्चे क्या है, जहां पर बच्चे अपनी बातों को कहने के लिए, अपने विचारों को रखने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चौथा विकल्प यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, इनमें से कौन सा एक उदाहरण भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है, बताएंगे क्या जाएगा। 28वें प्रश्न का आंसर करेंगे क्या जाएगा, तो स्वर, राग और सुर के प्रति संवेदनशीलता, ध्यान देने और दूसरे से अंतर कर सकने की योग्यता, तर्क की दीर्घ श्रृंखलाओं को संभाल सकने की योग्यता, शब्दों के अर्थ, क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता। क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या डी, चौथे विकल्प। आप विकल्प देख करके आप जान सकते हो क्या हो जाएगा, शब्दों के अर्थ को, क्रम को तथा भाषा के विविध प्रयोगों को किस तरीके से, कब और कहाँ यूज करना है, ठीक है, उनकी संवेदनशीलता को जानना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन संख्या आपका ये जो चौथा विकल्प है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भाषा हमारी विचार प्रक्रिया को पूरी तरीके से नियंत्रित करती है, ये बात तो बिल्कुल एकदम सही है, लेकिन चलिए आगे और भी विकल्पों को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है, ठीक है, हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है, विचार प्रक्रिया का निर्धारण नहीं करती है, तो ये तो गलत हो जाएगा। विचार प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपका विकल्प 1 और विकल्प 2, हमारी विचार प्रक्रिया को पूरी तरीके से नियंत्रित करती है, तो पूरी तरीके से नियंत्रित करती है, तो ये गलत हो जाएगा।
जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भाषा जो है वो हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित तो करती है, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है पूरी तरीके से। तो पूरी तरीके से भाषा ही नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। ठीक है, प्रभावित तो करती है, लेकिन आपसे कह रहा है पूरी तरीके से। तो पूरी तरीके से खाली भाषा ही नहीं प्रभावित करती है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें होती है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका विकल्प 2 जो है ये सही हो जाएगा, हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। ठीक है, हम चीजों को किस तरीके से कहते हैं, ठीक है, हमारे कहने का तरीका कैसे है, कैसे हम अपने विचारों को अव्यक्त करते हैं, वो सामने वाले के ऊपर उसी तरीके का इंप्रेशन डालता है। ठीक है, तो हमारी विचार प्रक्रिया जो है वो प्रभावित करती है हमारे संप्रेषण कौशल को या फिर हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट को। आप देखोगे आजकल जो एग्जाम होते हैं तो एग्जाम के बाद इंटरव्यू कंडक्ट कराता है। इंटरव्यू क्यों होता है? इंटरव्यू इसीलिए होता है कि आपकी भाषा के माध्यम से आपके बारे में चीजों को जाना जा सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। और आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है, बताइएगा कक्षा 7 की एक पाठ्य पुस्तक में इस प्रकार के चित्र है, शिक्षिका एवं घरेलू काम करने वाली के रूप में महिला, जबकि डॉक्टर एवं पायलट के रूप में पुरुष। तो इस प्रकार के चित्रण से क्या होगा? तो महिला की अगर हम लोग बात करें तो महिला को क्या किया गया है, तो कक्षा 7 की एक बुक है, और इस बुक में, इस पाठ्य पुस्तक में जो महिला है उसको क्या किया गया, उसको शिक्षिका और, ठीक है, शिक्षिका और क्या किया गया, और घरेलू, ठीक है, घरेलू काम करने वाली महिला के रूप में दिखाया गया। ठीक है, वहीं जब पुरुष की बात करेंगे तो पुरुष को क्या किया जा रहा है, तो पुरुष को डॉक्टर और पायलट के रूप में दिखाया जा रहा है। तो ऐसा क्या, इससे क्या होगा, तो इससे अगर हम लोग बात करेंगे तो जो छोटे बच्चे हैं तो उनके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बनेगा कि जो महिलाएं हैं वो क्या होती है, वो शिक्षक या फिर घरेलू काम काज करने वाली महिला ही हो सकती हैं, वो डॉक्टर या पायलट नहीं हो सकती। जबकि पुरुष जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो डॉक्टर और पायलट बनते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे अगर हम लोग बात करेंगे तो जो बच्चे हैं उनके अंदर क्या होगा, उसके अंदर लिंग को लेकर के, ठीक है, लिंग को लेकर के रूढ़िबद्धता बढ़ेगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्या होगा, तो लिंग को लेकर के रूढ़िबद्धता बढ़ेगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चौथा विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये अगर हम लोग बात करेंगे तो प्रीवियस ईयर में कुछ प्रश्न थे जो कि सीटेट के एग्जाम में पूछे गए हैं। आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट करके आपका स्कोर क्या रहा है, आपको क्लास कैसी लगी है। और ये जो सीटेट की क्लास है ये डेली सुबह में 7 बजे से चलेगी, तो जुड़ना ना भूलिए। और सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल हम लोग सामाजिक अध्ययन के 60 प्रश्नों को करने वाले हैं। ठीक है, क्या करेंगे, तो कल हम लोग सीटेट के एग्जाम में पूछे गए सामाजिक अध्ययन के, ठीक है, 60 प्रश्नों को करने वाले हैं, जो कि आपके सीटेट के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।